जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं 30 क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपको पता है कि ये आपकी सुबह की जो क्लास होती है, सुबह 8 बजे की क्लास है ये, जिसमें मैं आपके लिए 30 में 30 का टारगेट लेकर आया हूँ। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो भी, नहीं तो ये प्रैक्टिस सेट है। आपको बेहतरीन क्वेश्चन विस्तृत व्याख्या के साथ ये आपको मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। या तो प्रीवियस ईयर पेपर में ये आ चुके हैं, या फिर ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और कितनी बार रिपीट हुए हैं ये भी मैं आपको बताता रहूँगा विस्तृत व्याख्या के साथ। बिल्कुल आज कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा आप लोगों का हिंदी के मामले में। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। बौना का तत्सम शब्द आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा होगा बौना का। 4 ऑप्शन है, वापन, वपन, वामन या फिर बान। इसमें जो इसका तत्सम रूप होगा बौना का, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वपन। ठीक है, संस्कृत में वपन कहते हैं और तद्भव में बौना कहते हैं। ठीक है, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या होगा? धूमकेतु का जो पर्यायवाची है, इसका अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो धूमकेतु होता है अग्नि को कहते हैं। ठीक है, और अगर हम असुर का देखें, असुर का पर्यायवाची, तो अगर हम असुर का पर्यायवाची देखेंगे तो असुर का होता है, आपको पता ही है, दैत्य होता है। ठीक है, दैत्य हो जाएगा, दानव हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा और निशाचर हो जाएगा। निशाचर बहुत बार पूछा गया है आपसे कि निशाचर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दैत्य, दानव, राक्षस और निशाचर ये किसके हैं? सभी असुर के। उसके बाद अगर हम बात करें अश्व के, तो अश्व मतलब होता है घोड़ा। ठीक, या फिर घोटक, जिसका तत्सम शब्द होता है घोटक। ठीक है, तुरंग हो जाएगा। ठीक, तुरंग होगा बाजी, घोटक और है सैंधव। सैंधव आपसे बहुत बार पूछा गया है कि सैंधव का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें आकाश की, तो आकाश का हो जाएगा गगन, व्योम, छायापथ, नभ, नभमंडल। ठीक है दोस्तों, ये आपके पूरे क्लियर हो चुके हैं। और धूमकेतु जो है ये अग्नि का है। ठीक है दोस्तों, इसमें कि ये गद्यांश दिया हुआ है जिसको पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये पहला पेज है, ये आपका यूपी टेट का आ गया है। ठीक है, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये, जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें जो ये गद्यांश दिया हुआ है, इसमें आपको पढ़कर इसका उत्तर देना है। तो ये जो भी इसमें लिखा पढ़ा गया है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें इस भावना को जागृत रखना और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसा साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। उपर्युक्त पंक्ति में मनुष्य में के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति कौन दे रहा है? ठीक है, तो ये जो अतुल्य शक्ति दे रहा है ये आपका हो जाएगा 33 क्वेश्चन नंबर था। और ये है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान है जो मनुष्य को ऐसी तमाम शक्तियाँ दे रहा है जो कि अद्भुत और अतुल्य शक्ति है। ठीक, चलिए दोस्तों, इसमें मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित ही, मैंने पहले भी बता दिया था, हाँ, विस्तृत व्याख्या के साथ। और जितने भी एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल हिंदी के होते रहते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कराया जा रहा हो, या फिर बीपीएससी, या फिर यूपी पीएससी, या फिर यूपीएससी, या फिर किसी भी तरह के यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में जितने भी हिंदी के पेपर आते रहते हैं, उन सभी को मैं डेली डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेली इस क्लासेस को अटेंड करें। सुबह 8 बजे होती है क्लास। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये डेली अपडेट आपको मिलती रहे। कफन कहानी के लेखक कौन है? कफन कहानी के जो लेखक हैं, 4 ऑप्शन हैं, प्रेमचंद, जयशंकर, चंद्रधर, शर्मा गुलेरिया और राजेंद्र यादव। तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो कफन कहानी थी ये एक लिखित और एक कथा संग्रह है। ठीक है, इसमें प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन के साथ अन्य 13 कहानियाँ संकलित हैं। ठीक, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? 35 का जो सही ऑप्शन होगा, इसमें जो अलंकार बताना है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है। तो देखिए, अलंकार 2 टाइप का होता है, एक अर्थालंकार होता है, ठीक, और एक होता है शब्द अलंकार। जो अर्थ के आधार पर अलंकार लगे होते हैं और एक शब्द के आधार पर। ठीक है, तो इन दोनों के कितने कितने भेद हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में ये चीज़ बताते आ रहा हूँ।
तो आपको बताना है कि अर्थालंकार के कितने प्रकार हैं, ठीक है। 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। इसमें उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, इसमें एक दूसरे की तुलना हो रही है, ठीक है। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। 36 देखेंगे, उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होता है, जब कर्ता पर आधारित हो तब कर्तृवाच्य, जब कर्म पर आधारित हो तो कर्मवाच्य, और जब भाव पर आधारित हो वो भाववाच्य, ठीक। उससे बैठा नहीं जाता, ये किस प्रकार का है, तो ये एक भाव है, ठीक है, तो इसलिए ये भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि भाववाच्य की जो क्रियाओं में ना तो कर्ता होता है, ना कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है, इसमें सिर्फ भाव होता है। और आप ये भी जान लें कि भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है। जो भाववाच्य होगा इसके लिए अकर्मक क्रिया होना ज़रूरी है, ठीक है। और भाववाच्य में जो होगा इसमें ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही क्रिया, इसमें उससे बैठा नहीं जाता, तो इसलिए इसमें पूर्ण रूप से भाववाच्य हो जाएगा। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है। अव्यय आपको पढ़ना होगा, अव्यय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 37 का जो सही ऑप्शन मैंने पिछली क्लास में बता दिया, लेकिन मैं जब टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा तो संज्ञा से अव्यय तक एक ही क्लास में कवर कर दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। और ये 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाने के बाद मैं वो क्लासेस लेकर आऊँगा, तो आप लोग लगातार देखते रहिए, बने रहिएगा। 37 का देखेंगे, 37 में जो सही ऑप्शन होगा देखिए, राम धीरे धीरे पढ़ता है। अगर धीरे धीरे पढ़ने की क्रिया कर रहा है तो इसका मतलब है ये है कि ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ठीक है। जो पढ़ने की क्रिया है ये कैसी है, धीरे धीरे, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। यही सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। और धीरे धीरे शब्द में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, जो ये धीरे धीरे और बूंद बूंद, इसमें किस प्रकार की क्रिया होती है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का प्रयोग हुआ है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए से और ये जो लगा होता है से कारक जो लगा होता है, 38 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अपादान में लगा होता है, ठीक। जब कोई चीज़ किसी से अलग होने की क्रिया होती है तब उसमें अपादान क्रिया होती है, ठीक है, अपादान कारक होता है, ठीक। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है। वह खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है इसका जब जिक्र नहीं है तो 39 का बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये अकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक ये होती कि वह कुछ खेल रहा है, मतलब खेल का नाम भी अगर दे देता तो वहाँ सकर्मक क्रिया हो जाती, ठीक है। अकर्मक है जहाँ पर कर्म नहीं दिया रहता। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पर झीन, और मनहु सुर सरिता विमल जल, उद्यात युगमीन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों ये जो पंक्तियाँ होती हैं ना, ये पंक्तियाँ तो बहुत आसान होती हैं, अगर आप एक बार इसको मन में बैठाने की कोशिश करेंगे बहुत आसानी से बैठ जाएगा। और देखिए रामचरितमानस की हर पंक्ति से सवाल आ जाते हैं दोस्तों। और ये जितने भी अलंकार पूछ लिए जाते हैं, रस पूछ लिया जाता है, छंद पूछ लिया जाता है, रामचरितमानस की पंक्तियाँ ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। रामचरितमानस और खासकर तो वही है, ठीक है। अगर आप उसकी पंक्तियों को याद करने की कोशिश करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा कल्याण हो जाएगा, समझ लो। तो 40वें का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, ठीक है। आपको पता है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसकी रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये 2 रचनाएं हैं, तो ये रचनाएं किसकी हैं। 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा देखिए, मोहन राकेश का है, नरेश मेहता का है, जैनेन्द्र का, या फिर धर्मवीर भारती का है। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है ये रचना धर्मवीर भारती का है। और इसके बारे में बात करें तो देखिए, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखित रचना है। गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की इनकी सदाबहार रचना मानी जाती है, ठीक है। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, किसकी, धर्मवीर भारती की, तो ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, 11 सपनों का देश, देशांतर, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, तो ये तमाम जो है ये धर्मवीर भारती की रचना है। व का उच्चारण स्थान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 42 का जो व का उच्चारण स्थान होगा ये होगा दंतोष्ठ, जिसमें दांत और ओठ दोनों को काम करना पड़ता है, ठीक है। इसमें देखिए ऊपर के दांत और नीचे के ओठ के स्पर्श का व बोला जाता है, ठीक। व अगर आप बोल के देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अग्नि का विशेषण बताना है आपको। अग्नि का विशेषण क्या होगा, तो जो अग्नि का विशेषण है
अग्नि का विशेषण आपको बताना है कि अग्नि का जो विशेषण है वो क्या होगा। अगर अग्नि विशेष है तो इसकी विशेषता कैसे बताई जाएगी। 43 का जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका आग्नेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अग्नि का जो विशेषण है वो आग्नेय होता है। ठीक, चलिए 44 देखेंगे, तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तेजाब में कौन सी संज्ञा होगी। 44 ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तेजाब एक द्रव्य है तो इसलिए इसमें द्रव्यवाचक हो जाएगा, भाववाचक नहीं हो सकता, व्यक्तिवाचक तो हो ही नहीं सकता, समूहवाचक भी नहीं है। ठीक है, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है। नाव जल में तैरती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको कारक चिन्ह नहीं पता है, जबकि मैंने पिछली वीडियोज़ में क्लासेस में बताते आया हूँ, अगर आपको कारक चिन्ह नहीं पता है तो फिर आप ये सब कर नहीं पाएंगे। ठीक है, सिर्फ कारक चिन्ह पर आधारित होता है ये। 45 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अधिकरण कारक। ठीक है, जल में तैरती है। देखिए, जब नाव जल में तैरती है इसमें अधिकरण कारक है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके अगर डेफिनेशन ना भी याद हो तो आपको सिर्फ इसके कारक चिन्ह याद हो जाएंगे तो भी आप इसको बता सकते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद बताना है। 46 महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा महाधन इंद्र। तो महाधन इंद्र ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है तो 46 का बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। महेंद्र शब्द में, अच्छा इसमें जो है ना एक गुण संधि है। ठीक, गुण स्वर संधि। ठीक है, और अगर हम बात करें, बाकी इसके आगे और कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। बस शेर को सवा शेर, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। शेर को सवा शेर 47 ये आपने बहुत सुना होगा। तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए एक से बढ़कर एक। ठीक है, या एक से बढ़कर दूसरा। कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल गया, मतलब जो था उससे भी ज़्यादा हैवी। ठीक है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। अगर आपको खाने की इच्छा है या फिर आपको भूख लगी, आप अगर खाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे। 48 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुभुक्षा। ठीक है, लिप्सा क्या होता है, किसी चीज़ को किसी भी प्रकार पाने की इच्छा जो होती है उसको लिप्सा कहते हैं। अगर कोई चीज़ आपको हासिल करना है उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं तो वो लिप्सा है। ठीक है, अगर बात करें जिगीसा क्या है, जिगीसा का मतलब होता है कि जो भी शख्स जीतने की इच्छा रखता है उसे जिगीसा कहा जा सकता है। ठीक है, प्रमेय क्या होता है, प्रमेय वो है जो यथार्थ ज्ञान का विषय हो सके। ठीक है, जब आपको सही ज्ञान का विषय का ज्ञान हो सके उसे प्रमेय कहते हैं। ठीक है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति यानी जो केजी एजुकेशन सिस्टम दिया गया था उसके जो जन्मदाता हैं वो जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन थे। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति जो छोटे बच्चों के लिए यूकेजी एलकेजी ये सब पद्धतियाँ लाई गई, ये इसका जन्मदाता किसे माना जाता है। 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रोबेल द्वारा। ठीक है, ये फ्रोबेल इसके जन्मदाता थे और इस प्रणाली के अंतर्गत बलों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। प्रवर का विलोम शब्द बताना है आपको कि प्रवर का विलोम शब्द क्या होगा। जो प्रवर का विलोम शब्द है ये अवर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और अंतिम का प्रारंभ होता है। अगर प्रशस्त की बात करें तो अप्रशस्त। ठीक है, संकुचित कह सकते हैं, अप्रशस्त को संकुचित भी कह सकते हैं और इसका जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा प्रशस्त। ठीक है, ये उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो 51 का जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत। ठीक है, सूखी पिया को जो मैं ना देखूं कैसे काटूं अंधेरी रतियां। हाय हाय, सूखी पिया, अगर पिया सुखी नहीं है तो फिर मैं अंधेरी रतियां कैसे काटूं। ठीक है, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं। 52 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं कि सुखी पिया को जो मैं ना देखूं कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ठीक है, भारतीय गायन में कव्वाली और सितार इन्हीं के देन है। ठीक है, अमीर खुसरो की। चलिए आगे बढ़ेंगे। जूठन आत्मकथा के लेखक बताना है आपको। जूठन आत्मकथा किसकी है। तो 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ठीक है, और आपको बता दें कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे ये दलित जाति में जन्मे लेखक की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन प्रस्तुत करती है। ठीक है, मतलब जो जूठन है ये दलित
जाति में जन्मे लेखक, मतलब कि ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ये अपने ऊपर लिखते हैं और इनकी जो कठिनाइयाँ थी और संघर्षों का इन्होंने वर्णन किया है इसमें। सब्ज बाग दिखाना, ये मुहावरा बहुत बार पूछा गया है, आपको पता ही है। सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है 54 का जो सही ऑप्शन होगा, ये अच्छी बातें कहकर बहकाना, ठीक है, ये होता है सब्ज बाग दिखाना। 55 देखेंगे, 55 में क्या कह रहा है। 55 में कह रहा है कि जब करता है क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। जब कोई काम जैसे कोई करता है, मान लो आप ही हैं, आपने पढ़ाई करने के बाद कुछ और निश्चय किया कि आपकी जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, जब आप नौकरी हासिल कर लेंगे तो फिर आप ये काम करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं। तो 55 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पूर्वकालिक क्रिया। जो काम हो चुकी है पहली क्रिया, वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई। फूले का सकल मही छाई और जनु वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार के बारे में फिर से आपसे पूछ लिया गया है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है इसमें। उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक या फिर दृष्टांत है। 56 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द जो होते हैं वो होते हैं मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, ज्यों आदि, ठीक है। तो इसमें देखो जनु आ गया है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा आ गया। इसके जो कुछ शब्द हैं ना, ये आप याद कर सकते हैं, जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, ज्यों। आप इतना याद कर लें, इनमें से कोई भी शब्द आ जाएगा तुरंत उत्प्रेक्षा पे टिक कर देना, इसकी यही ट्रिक है, ठीक है। कुछ ट्रिकों को भी अगर आप लेके चलते हैं तो भी आप बेहतर कर पाएंगे। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएंगे। घर, पहाड़ और नदी 57, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें किसी का नाम तो है नहीं, ठीक है, कोई भी पहाड़ का नाम नहीं है, कोई भी नदी का नाम नहीं है, कोई भी घर का नाम नहीं है। जैसे घरों के नाम होते हैं नहीं, मन्नत घर है शाहरुख खान का, उसके बाद और तमाम, जैसे क्या नाम है अंबानी का, अंटीलिया, तो ये सब इनके घरों के नाम हैं। अगर घरों के नाम नहीं है, नदी का नाम नहीं है, पहाड़ का कोई नाम नहीं है, जैसे नीलगिरी पहाड़ी है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे अनाईमुड़ी कहते हैं, तो ऐसी जो चोटियां हैं या फिर जो ऐसे पहाड़ हैं उनको नाम नहीं दिए हैं। नदी, कोई भी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है और कृष्णा नदी है, कोसी नदी, इनमें किसी भी नदियों के नाम नहीं दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, ये है इसका। अब इसमें देखते हैं, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। उसने कुछ नहीं खाया, किसने, उसने, तो ये कुछ नहीं, जो कुछ है ये किस सर्वनाम का बोधक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक है। तो 58 का देखिए, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है कि उसने क्या खाया, कुछ नहीं खाया, मतलब कि जो कुछ नहीं खाया वाली बात है इसमें कि एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 देखेंगे, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। निगमन प्रणाली जो होती है ये एक प्रकार से, आगमन और निगमन दो प्रणालियां हैं, ठीक। आगमन का मतलब होता है कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आप उसको अपने तर्क पर सोचकर उसका जवाब दें। तो जब आप उसका जवाब देते हैं उसके आधार पर जो व्याख्या की जाती है वो आपकी निगमन प्रणाली कहलाती है, ठीक है, निगमन प्रणाली। तो ये व्याकरण शिक्षण संबंधी है, खेल शिक्षण, कंप्यूटर शिक्षण या फिर गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली है। तो 59 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका व्याकरण शिक्षण प्रणाली है ये, ठीक है। उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे, आपका तत्सम क्या है। आपका तत्सम रूप। दोस्तों ये आज आपका 30वां क्वेश्चन है। 30 में आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप बताने की कोशिश करें। डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग डेली अटेंड करें इस क्लास को। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, 60 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका तत्सम आत्मा, ठीक है। दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।